कोई बात नहीं। हर साल की तरह इस साल भी पूसा इंस्टीट्यूट का मच अवेटेड कृषि विज्ञान मेला 2021 कल परसों और नरसों होना है 25, 26, 27 फरवरी 2021। सर, व्हाट आर द मेन बेनिफिट्स और क्या मेजर अट्रैक्शंस हैं? आपने बहुत सारी चीज़ें बताई। पूसा हमेशा अपने सारे आयाम को साल भर इकट्ठा करके यहाँ दर्शाती है, जो कि बहुत बड़ा है। और नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं वो भी आ रहे हैं उद्घाटन के लिए। मैं बताना चाहूँगा कि इस बार किसान मेले का जो हमारा शीर्षक है वो है आत्मनिर्भर किसान। किस प्रकार से टेक्नोलॉजी के माध्यम से, नई बीजों के माध्यम से हम किसानों को सशक्त करें ताकि किसानों की हम आमदनी बढ़ा सकें। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने का। इस क्षेत्र में बहुत सारी नई किस्में जो हम लोगों ने विकसित की हैं, उसमें धान की एक बासमती किस्म है पूसा बासमती 1692, गेहूं की 2 जैव संवर्धित किस्में जिसमें कि लोहा तत्व, जस्ता तत्व और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, उनको किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही साथ आम में हम लोगों ने निर्यात के लिए जो रंगीन छिलके वाली, कम मिठास वाली, अधिक भंडारण क्षमता वाली जो किस्में हैं, उसमें पूसा मनोहरी और पूसा दीपशिखा का विकास किया गया है। इनको भी हम पौधे इनके उपलब्ध कराएंगे आगे चल करके किसान भाइयों को। कुछ और नए अनुसंधान जो हुए हैं उसमें एक पूसा फार्म सन फ्रिज, जिसका कि कल माननीय मंत्री जी के द्वारा हम लोग उद्घाटन करवाएंगे। यह एक ऑन फार्म स्टोरेज के लिए बहुत उत्तम व्यवस्था है, जिसकी क्षमता जो है करीब 2 टन की है। उसमें हरी फल, जो सब्जियां हैं, फल फूल, ये भंडारित किए जा सकते हैं और ये 100% सौर ऊर्जा से संचालित है। इसमें कोई बैटरी नहीं है, कोई ग्रिड नहीं है। दिन के समय सौर ऊर्जा से 1-1.5 टन का एसी चलता है और 2 टन की कैपेसिटी वाला जो कमरा है उसको ठंडा करता है। और रात के समय उसमें जो ठंडा पानी है उसको एक नई तकनीकी से छत के ऊपर सर्कुलेट किया जाता है, तो इसका टेम्परेचर जो है करीब 4 डिग्री से लेकर के 12 डिग्री तक रहता है। इसमें हम भंडारण बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो इससे किसानों को काफ़ी मदद मिलेगी। उसी तरह से पूसा डिकम्पोजर जो संस्थान के द्वारा विकसित किया गया, उससे धान की पराली को गलाने में 25 दिन के अंदर मदद मिलती है। जो तरल जैव उर्वरक हैं उनका भी कई विकास किया गया है। उसमें पूसा संपूर्ण एक जैव उर्वरक है जिसके अंदर की नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की उपलब्धता ज़मीन से बढ़ाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और पूरे मेले का प्रसारण हम जो है यूट्यूब के माध्यम से, वेब लिंक के माध्यम से इसकी वेबकास्टिंग करेंगे और देश के किसान कोने कोने में जहाँ भी बैठे हैं वहाँ से मेले को देख सकते हैं लिंक के माध्यम से। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार कोरोना के कारण मेले में उतनी संख्या में लोग नहीं आएंगे, लेकिन वेबकास्टिंग के जरिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएंगे। सर, जो प्रधानमंत्री जी का जो डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम है, पूसा इंस्टीट्यूट उस पे अन्न के अलावा, फिशरीज़ के अलावा, गौ संवर्धन के अलावा और एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी आप लोग कर रहे हैं, उस पर भी आप लोग बहुत एक्टिव है। थोड़ा टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, क्योंकि डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम और 10,000 यदि FPO हिंदुस्तान को बनना है और हिंदुस्तान को यदि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, तो एग्रीकल्चर उसके लिए एक सबसे बड़ा क्या कहते हैं, एक माध्यम हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी हमारा कृषि का जो कुल निर्यात है करीब 38-39 बिलियन US$ का है और हमें किसानों की आय दोगुनी करनी है, तो निर्यात के माध्यम से हमें इसको निर्यात को भी दोगुना करना पड़ेगा। दोगुना क्या, 3 गुना 4 गुना करना पड़ेगा। करीब $80 बिलियन के आसपास का टारगेट है। उसमें निर्यात के लिए खासकर जो किस्में हमने आम की बताई, आम का निर्यात हम बढ़ा सकते हैं। इसके अलावे जो हमारे किसान भाई इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के मॉडल संस्थान के द्वारा जो विकसित किए गए हैं, संरक्षित खेती जो हम खीरे की, टमाटर की और शिमला मिर्च की जो हम यहाँ पे दर्शाते हैं, और हमसे जुड़े हुए जितने किसान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हैं, उन्होंने कई एकर्स में ग्रीन हाउस बनाए हैं, उनके अंदर संरक्षित खेती कर रहे हैं। और हम लोग अभी जो नई किस्में विकसित कर रहे हैं, आज जो है संरक्षित खेती के लिए जो खीरे की किस्में, टमाटर की किस्में, ज़्यादातर किस्में बाहर से मंगाई जाती हैं और उनका बीज काफ़ी महंगा पड़ता है। एक बीज की कीमत 6 रुपये खीरे की होती है। तो हम जो स्थानीय किस्में संस्थान के द्वारा विकसित करके ले आए हैं वो भी किसानों को दी जाएंगी। इससे निश्चित रूप से किसानों की आमदनी बढ़ेगी और साथ ही साथ जो FPO के माध्यम से फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी, उस दिशा में भी हम करीब 20-25 FPO बनाने की संस्थान की तरफ से कोशिश कर रहे हैं। उसमें ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक बासमती जिसका अधिक मूल्य मिलता है, दोगुना मूल्य करीब मिलता है जो कि सामान्य बासमती निर्यात होता है। तो ऐसे प्रोड्यूसर्स का ऑर्गेनाइजेशन बना करके सिर्फ जो ऑर्गेनिक बासमती की खेती करें और उनको हम बाज़ार के साथ जोड़ें। उसी तरह से संरक्षित खेती करने वाले किसान, मशरूम की फार्मिंग करने वाले किसान, इनका समूह बना करके अलग अलग क्षेत्रों में उनको बाज़ार से जोड़ने का और उनको वित्तीय व्यवस्था नाबार्ड या अन्य साधनों के माध्यम से कराने का प्रयास भी हम लोग कर रहे हैं इस क्षेत्र में। सर, प्रधानमंत्री जी ने कुछ साल पहले ये कहा था कि दलहन को हम जो आयात करते हैं, जो एक्सचेकर हमारा बाहर जाता है, उससे हमें निजात पाना है और शायद आप लोगों के बहुत ज़्यादा एफर्ट और वेल नेटवर्क्ड और कम्युनिकेशन की वजह से वो हम उस एक लेवल पर, एक सैचुरेशन लेवल से हम आ रहे हैं। अब आज कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि हमें तेल में भी वैसे करना है, हमें पाम ऑयल जो हम मंगाते हैं विदेश से, जो हमारा एक्सचेकर है 50-60 हज़ार करोड़ का, उससे हमें निजात पाना है, हमें अपने देश में किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित करना है। आपके पास क्या इसके लिए फॉर्मूला है, यदि मैं पूछूं सर? इस दिशा में मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे कि जैसा कि आपने कहा, हम करीब 70,000 करोड़ रुपए का खाद्यान्न तेल प्रतिवर्ष आयात कर रहे हैं और इससे विदेशी मुद्रा हमारी बाहर जा रही है। अब इसमें करीब 3.5 मिलियन टन जो है वो हम सोयाबीन का तेल मंगाते हैं। फसल विविधीकरण की अगर बात करें तो हमारा ये मानना है कि जैसे पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ पर धान की खेती खरीफ के सीज़न में होती है, सोयाबीन खरीफ की फसल है। अगर हम धान की खेती जो पंजाब में 3 मिलियन हेक्टेयर में हो रही है, हरियाणा में 1.5 मिलियन हेक्टेयर में हो रही है, 4.5 मिलियन हेक्टेयर में जो धान की खेती हो रही है, अगर इसका कुछ रकबा हम सोयाबीन की खेती में ले आ सकें तो जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा है, सोयाबीन का जो डोमेस्टिक उत्पादन है उसको बढ़ा करके, और जो पराली जलाने की समस्या है, पानी को ज़मीन के नीचे जाने की समस्या है, इसको हम फसल विविधीकरण से भी एक साथ हल कर सकते हैं और साथ साथ जो खाद्यान्न तेल की समस्या है उसको भी हल कर सकते हैं। सोयाबीन उसमें एक विकल्प है। उसी के साथ साथ जैसे कॉर्न ऑयल है, मक्के का भी तेल के रूप में काफ़ी प्रयोग किया जाता है और मक्का भी खरीफ की फसल है, इसमें भी पानी कम लगता है। इसकी भी कई किस्में विकसित की गई हैं जिनकी पैदावार जो है खरीफ के सीजन में भी 6 से लेकर के 8 टन प्रति हेक्टेयर, 60 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की है। तो इनको हम कॉर्न ऑयल को भी ऑयल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से विविधीकरण करके हम इस समस्या को निश्चित रूप से निजात पा सकते हैं। सर, यदि अगले 3 या 5 फसल के बारे में सोचें तो कितना हम इंपोर्ट अमाउंट कम कर सकते हैं? यदि आपका कोई एक बैक ऑफ द इन्वेलप कोई आकलन हो आपके पास कि हम कितना इंपोर्ट ऑन ऑयल, ईडेबल ऑयल कम कर सकते हैं? सबसे बड़ी चुनौती तो हमारी जो खाद्यान्न तेल में आत्मनिर्भर होने की है, जो करीब 70,000 करोड़ का हम अभी आयात कर रहे हैं और इसको हम इस वर्ष सरकार के द्वारा विशेष रूप से कृषि मंत्रालय के द्वारा प्रयास किया गया कि सरसों के अंदर जो क्षेत्रफल है वो करीब 1 मिलियन हेक्टेयर जो है इसका रकबा बढ़ाया गया था। तो उससे निश्चित रूप से पैदावार बढ़ेगी और उसमें हमें कमी आएगी। और सोयाबीन एक दूसरा विकल्प है जिसमें कि अनुसंधान के द्वारा कुछ और ऐसा किया जा सकता है कि सोयाबीन की उत्पादकता हमारी जो विश्व स्तर पे सोयाबीन की पैदावार 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है और हमारे यहाँ औसत उत्पादन जो है करीब 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। तो इसको बढ़ाने की संभावना, हमारी जो नई किस्में जो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है वहाँ से आई हैं उनकी पैदावार ज़्यादा है। तो सोयाबीन और सरसों इन दोनों को बढ़ा करके रकबा हम इसको कम कर सकते हैं। और सोयाबीन का जैसे मैं बताया कि करीब 3.5 मिलियन टन हम तेल ले रहे हैं, तो उसमें अगर 50% भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो इसका बड़ा असर होगा। सर, मीथेन गैस और बायोमास से जो हम बायो सीएनजी जो निकाल रहे हैं या सीएनजी जो है बायोफ्यूल के लिए, क्या आपको लगता है कि बायोफ्यूल विल बी द फ्यूचर ऑफ द फ्यूल और क्या उससे एग्रीकल्चर प्रभावित तो नहीं होगा? बिल्कुल। अगर आप देखें कि हम धान की बात करें, प्रति वर्ष जो पराली है वो करीब जितना धान पैदा होता है उतना ही पराली पैदा होती है। तो अगर हम पंजाब की बात करें, 3 मिलियन हेक्टेयर में धान की खेती होती है, तो पंजाब से ही करीब 15 मिलियन टन, 5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 15 मिलियन टन पराली पैदा होती है। और उसी तरह से हरियाणा में 1.2 मिलियन हेक्टेयर में धान की खेती होती है और उसमें करीब 7 मिलियन टन के आसपास पराली पैदा होती है। तो ये जो 20 मिलियन टन पराली पैदा हो रही है और इसकी अब नई तकनीक आई हैं जिससे पराली के माध्यम से आप सीएनजी भी बना सकते हैं, बायोइथेनॉल भी इसका बना सकते हैं और कई फैक्ट्री लगना शुरू हो गई हैं। और इसके साथ साथ इससे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो पावर प्लांट का काम है वो भी चल रहा है, जिसमें बेलर के द्वारा जो है पराली को इकट्ठा करके किसानों को उसका दाम दे करके
सिर्फ यही नहीं कि उनसे फ्री में लेकर के आइए, उसका पेमेंट भी उनको करिए। तो हमको इस कई समस्याओं का समाधान एक साथ नज़र आता है और निश्चित रूप से इसमें हम बायो इथेनॉल के ऊपर भी काम हो सकता है और सीएनजी के ऊपर भी, दोनों विकल्प इसमें हैं पराली में। और ये बायोमास जो है हमारे लिए सिरदर्द है। जब हम जलाते हैं प्रदूषण पैदा होता है और साथ ही साथ जलाने से ज़मीन के अंदर जो मित्र जीवाणु है अधिक तापक्रम होने से वो भी समाप्त हो जाते हैं, तो ज़मीन की उर्वरता शक्ति भी समाप्त होती है। अगर इसको हम रोक पाएंगे तो निश्चित रूप से ये बहुत विन विन सिचुएशन होगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का, जो कृषि मंत्रालय के अंदर आता है, उसका एक प्रमुख शोध संस्थान है। और इस तकनीक के ऊपर हम लोग पिछले 5 वर्षों से काम कर रहे हैं और इसको हम किसानों तक लेकर के जा रहे हैं अपने स्तर पर भी, जिसमें कि हम पंजाब में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में पिछले साल उन्होंने काफ़ी प्रदर्शन किए थे और इसके साथ साथ जो है दिल्ली में भी प्रदर्शन किए थे। कई सारे किसान जो जुड़े हुए हैं उनको हमने कैप्सूल उपलब्ध करवाया था, उन्होंने प्रयोग किया और लाभकारी परिणाम इसमें रहे। इसी बीच में पिछले वर्ष दिल्ली सरकार से लोग आए थे, उन्होंने टेक्नोलॉजी को देखा था, तो उन्होंने अपने स्तर पे दिल्ली राज्य में, चूँकि दिल्ली राज्य में तो धान की खेती बहुत ज़्यादा होती नहीं है, कुल 5000 हेक्टेयर के आसपास धान की खेती यहाँ पे होती है और उसमें भी जैसे जो बासमती की खेती होती है 50% से ज़्यादा वो जलाते नहीं, आमतौर पर उसे हाथ से कटाई करके बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे प्रदूषण के दृष्टिकोण से देखें तो दिल्ली में तो कुल मिलाकर के 1 या 2 या 4 आग लगाने की घटनाएं होती हैं। तो ये इतनी बड़ी समस्या दिल्ली की वजह से नहीं है, ज़्यादा समस्या और राज्यों से होती है। उन क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं और इसको हमारा जो नीति आयोग है, नीति आयोग के द्वारा भी हमको एक परियोजना मिली थी जिसके माध्यम से हम लोग टेक्नोलॉजी को लेकर के अलग अलग स्टेक होल्डर्स के पास, राज्य सरकारों के पास जा रहे हैं और हमने टेक्नोलॉजी की लाइसेंसिंग भी की है और उसमें कई लोगों ने लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया और इसका उत्पादन व्यावसायिक स्तर पर शुरू करेंगे। सर, एक सरकार का कोई योगदान तो नहीं है ना उसमें? दिल्ली सरकार ने अपने राज्य में इस टेक्नोलॉजी को किसानों तक ले जाने में पिछले वर्ष प्रयास किया था, प्रचार प्रसार किया था। सर, एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई एनर्जी कंजम्पशन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट टू इलेक्ट्रिसिटी। आपने एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन में आप एक बहुत अच्छा क्रांतिकारी एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे जब आप एक सोलर फ्रिज का। डू यू थिंक दैट द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ग्रिड विच इज़ ए सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी से उससे किसान को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगा और उससे उनको फ़ायदा भी होगा, लाइक CNG ट्रैक्टर दैट नितिन गडकरी जी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ओनली फ्यू वीक्स बैक? तो जब हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो सोलर एनर्जी को प्रयोग करना बड़े पैमाने पर एक सबसे बड़ा जो है उद्देश्य हमारा होना चाहिए और इस दिशा में प्रयास करते हुए हमने पूसा फार्म सन फ्रिज का विकास किया है, जिसके बारे में हमने विस्तार में जानकारी दी। इसमें ये बिल्कुल बैटरी लेस और ग्रिड लेस सिस्टम है। सौर ऊर्जा से दिन के समय करीब 2 टन का AC वो चलता है और ये कमरा जो है 10 बाई 10 बाई 10 फुट का कमरा है, 2 टन की कैपेसिटी है और उसी से कमरे का तापक्रम जो है 4 डिग्री से लेकर के और 12 डिग्री तक मैक्सिमम मिनिमम में रहता है। रात के समय जब सूरज नहीं होता है तो उस समय दिन में जो पानी ठंडा किया रहता है उसी पानी को हम सर्कुलेट करते हैं छत के ऊपर, तो उससे मैक्सिमम 4 से लेकर 12 तक की रेंज आती है और सुबह जैसे सूरज की रोशनी आती है फिर से वो काम शुरू हो जाता है। अब इसका हम विकल्प और कितने बड़े पैमाने पे, एक तो इसका एक प्रयोग है, लेकिन इस तरह के इसके बहुत सारे प्रयोग हो सकते हैं। जबकि हिंदुस्तान में 30 से 40% पेरिसेबल आइटम वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं, विच इज़ इनटू $multi-billion ऑफ इकोनॉमी। बिल्कुल, तो जैसा कि बताया 40% के आसपास नुकसान होता है और इसको हम ऑन फार्म स्टोरेज की व्यवस्था अगर कर सकें, हर किसान को सशक्त बना सकें कि आज सब्जी किसान की निकली, ये ज़रूरी नहीं कि आज ही वो बाज़ार में ले जा कर के बेचे, क्योंकि बाज़ार जाने में आने में उतना उसका खर्चा हो जाता है जितने की उसकी सब्जी नहीं बिकती है। तो हम 4 दिन सब्जी अपना इकट्ठा करके रख लें, 5वें दिन अपना ले गए सब्जी और बेच करके आ गए, तो हमारा जो आने जाने के ऊपर खर्च होता था वो भी बचेगा और लाभ किसान का बढ़ेगा। और इसके और वैकल्पिक प्रयोग इस तरह के सौर ऊर्जा में होंगे, जैसे आपके ड्रिप इरिगेशन के पंप चलाने हैं, फवारे वाला पंप चलाना है, उसको कैसे हमको नियंत्रित करना है। घर बैठे सोलर पैनल लगा करके और उसको पूरा ऑटोमेशन करके आप मोबाइल से उसको नियंत्रित कर सकते हैं, आपको खेत में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सब सारी चीज़ों में इसकी व्यवस्था की ज़रूरत पड़ेगी और इसको प्रयोग किया जाएगा।
Download Tarang online radio app from Google Play Store. You are listening to Tarang Devotional Online Radio.